किसका एग्जाम है कल? स्टैट्स करा दूं? स्टैट्स ही तो करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर। और क्या करना है स्टैट्स में? अलेप। स्टैंडर्ड डेविएशन करनी थी पर वो स्कूल वाली मैडम से पूछनी थी, फिर मैंने पूछ ली? हाँ जी। फिर और क्या पूछना है आप बता। वही थ्योरी वाले चैप्टर करा दो स्टैट्स के, वही नहीं वही तो किए वो। करवा रही हूँ। वो फर्स्ट पहले आवाज चैप्टर नहीं आ रही थी आपकी। वाले चैप्टर सारे तो नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, कुछ कुछ करा दो, कुछ तो खुद ही कर लूंगा। कुछ 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 कितने होते हैं? अरे एक चैप्टर ही करा सी बच्चों, फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की टर्म्स को रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म इकोनॉमिक्स। सो जिन बच्चों ने मेरे पास माइक्रो की क्लासेस स्टार्टिंग से लगाई हैं, we have done first chapter introduction to microeconomics, and we have already done the term economics, right? What do you mean by economics here? It is a science which deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means of resources which have alternative uses. Okay. Sorry, I forgot Anuradha. Anuradha. Yes, ma'am. Yes, bacha, you are from commerce stream or art stream? I'm commerce. This is my first class. Okay. So, have you done anything in economics? Ma'am, in school we have started with statistics. First chapter we have done. Okay, you have done with first chapter of statistics. And what Yes. about microeconomics? Ma'am, we have not started, but ma'am, मैंने खुद पढ़ना start कर दिया है घर पे. Okay, okay. See, this is my first chapter of statistics. We are starting today. And in microeconomics, we have done 5 or 6 chapters, right, beta? Okay, ma'am. So you'll get video on those chapters. You can listen to those videos. And if, Okay, ma'am. if there is any doubt, you can discuss with me, right, beta? Sure, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा चैप्टर के टाइम पे, एनी डाउट, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरीज. Okay, ma'am. ओके बेटा. ओके बच्चों, तो इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ये एक साइंस है. इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किसकी डीलिंग कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर की. अब ह्यूमन बिहेवियर जो है, मींस एक ह्यूमन है, उसका रिलेशन हम लोग स्टडी करते हैं किसके साथ? स्कैर्स रिसोर्सेस के साथ. What do you mean by scarcity of resources? We have already discussed it. बोलो. Limited resources. Limited resources where demand is more and supply is less. So scarcity means acute shortage. तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक साइंस है जहां पे हम लोग ह्यूमंस, देखो हम लोग जो ह्यूमंस हैं उसकी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड.
बट जो रिसोर्सेज वी हैव दे ऑल आर लिमिटेड. ये सब रिसोर्सेज कैसी हैं? लिमिटेड. तो अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग किस तरह से सेटिस्फाई करें विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, इसकी पूरी स्टडी को, इसके पूरे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्लियर है बच्चों डेफिनेशन? I have written here, it is a science or it is a study of science which deals with human behavior. एक human किस तरह से इन scarce resources को यूज कर रहा है, जिनके alternative uses भी हैं. इन scarce resources के uses भी कैसे हैं? Alternative. ये already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना. क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? Yes, ma'am. Yes. बताओ मुझे थोड़ा. अमन, अंकित एंड अनुराग, जितने भी बच्चों इकोनॉमिक्स क्या है, जहाँ पे हम लोग जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या करते हैं? डील करते हैं किसके साथ? स्कैर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज. जितनी भी स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, एज वेल एज जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो जब हम इनके पूरे रिलेशन को स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. क्लियर है बच्चों टर्म? क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. सो अभी हमने देखा है ह्यूमन wants, they are unlimited. Human wants are unlimited, and resources, whatever resources we have, resources are limited and have alternative uses. बच्चों जितनी रिसोर्सेज हमारे पास है वो लिमिटेड है. स्कैरसिटी है. स्कैरसिटी मीन शॉर्टेज है उसकी. और इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है. मतलब एक ही जगह पे हम उसे यूज नहीं कर सकते. देर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज. सो जितनी भी अनलिमिटेड वांट है ह्यूमन की, उनको इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए, इस पूरी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं. और नेक्स्ट आवर टर्म इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Ma'am, it is a problem of choice which arises due to scarcity of resources having alternative use. Good. We have already discussed these terms. So economic problem is what? The problem of making choice. The problem of making choice due to scarcity of resources. So the problem of making choice due to scarcity. मैम. Yes, बेटा. मैम आपका माइक ऑफ था अभी, तो हम सुना नहीं. अच्छा, वो ऑफ हो गया. सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया होगा. सी, मैं दोबारा बोल रही हूँ. द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ इस पॉइंट को. देखो हमारी क्लास में अंकित है. अंकित को हमने 1000 रुपीज दिए और इस 1000 में अंकित को हमने एक शर्ट बाय करने के लिए कहा. एक शर्ट, एंड चलो सिर्फ शर्ट ही बाय करते हैं. बच्चों 1 मिनट में वीडियो ऑफ कर रही हूँ, जस्ट फॉर अ मिनट.
हाँ जी सॉरी बेटा, सी अब देखो अंकित के पास 1000 रुपीज हमने दिए टू बाय अ शर्ट, एक शर्ट बाय करने के लिए अंकित को 1000 रुपीज दिए, बट अब अंकित जब मार्केट के अंदर जाता है तो उसे एक शर्ट जो वो एक्चुअली बाय करना चाहता था उसकी कॉस्ट थी 1200 रुपीज, राइट। अब क्या अंकित ये शर्ट बाय कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि अंकित के पास 1000 रुपीज है और अंकित की जो शर्ट है उसकी कॉस्ट है 1200 रुपीज। तो अंकित के पास, अब मैं यहाँ पे अगर रिसोर्स मान के चलूं तो रिसोर्स मेरा क्या हो गया? मनी। मैम यस बेटा, मैम मुझे ना सुनाई नहीं दिया, लैग हो रही थी वॉइस। एक मिनट में दोबारा रिपीट करती हूँ, रुको। कहाँ से इशिका? अंकित को आपने 1000 रुपीज दिए शर्ट लेने के लिए, उसके बाद हाँ, अंकित को 1000 रुपीज दिए शर्ट लेने के लिए, और शर्ट जो अंकित ने चूज किया, एक्चुअली जो उसे पसंद आ रही थी, उस शर्ट की कॉस्ट थी 1200 रुपीज। क्या अंकित ये शर्ट बाय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अंकित हैज ओनली 1000 bucks और जो कॉस्ट है शर्ट की दैट इज 1200। तो यहाँ पे रिसोर्स कैसी होगी? लिमिटेड। अब रिसोर्स क्या होगी? मनी। तो अंकित के पास मनी क्या होगी? लिमिटेड। अब अंकित के पास जब मनी लिमिटेड है, एक और शर्ट वहां पे अवेलेबल थी जिसकी कॉस्ट थी 800 रुपीज। अब अंकित 800 वाली शर्ट बाय कर सकता है और एक और शर्ट उसके पास अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, राइट। अंकित क्या करेगा? इन तीनों में से चॉइस कर रहा है। क्यों चॉइस कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि 1200 वाली शर्ट जो है वो तो एक्सपेंसिव है, वो बाय नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है। अब इसमें से और इसमें से वो कोई एक ही शर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 800 वाली लेगा तब भी 1000 रुपीज की कंजम्पशन पूरी हो जाएगी, 1000 वाली लेगा 1000 की कंजम्पशन पूरी हो जाएगी। ही कांट बाय बोथ, दोनों नहीं वो बाय कर सकता, क्योंकि दोनों उसको कॉस्ट करेंगे 1800। तो 1800 के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है। That's why he has to make choice। अब इसमें से और इसमें से अंकित को क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। सो जब भी हमारे पास ये जो प्रॉब्लम होती है ना, मेकिंग चॉइस, अब ये चॉइस क्यों करनी पड़ी अंकित को? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं दे वर स्कैर्स इन नेचर, वो लिमिटेड थे, अंकित के पास पैसे कम थे, इसलिए अंकित को चॉइस करनी पड़ी। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारे पास जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब उन्हें हम कहाँ कहाँ पे यूज करें, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से हमें हमेशा चूज करना पड़ता है वेदर टू गो फॉर दिस थिंग और दिस थिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों चीजें एक साथ बाय नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज की जाए। तो पॉइंट क्लियर है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। यस, अमन, अंकित, अनुराधा, क्लियर है बच्चों आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड बेटा। नवनीत क्लियर है पॉइंट? क्योंकि काफी बच्चों के साथ मैं पॉइंट पहले से डिस्कस किया हुआ है, तो जितने न्यू ज्वाइनीज थे उनके साथ ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ। ओके, नाउ वी हैव डन इकोनॉमिक्स, वी हैव डन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज economic activity। Economic activity, what do you mean by economic activity? Ma'am, an activity which involves money. Good, an activity which involves money। So whatever economic activity we perform, they all are performed with the motive of gains। See, economic activity को अगर मैं different term में explain करूँ तो it refers to an activity which is related to
utility of scarce resources in such a manner to satisfy maximum wants. बच्चों सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अगर हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे हमें गेन हो रहे हैं या फिर हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, अब हम लोग, हमारे पेरेंट्स दे आर वर्किंग, तो वो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. अब एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. वी हैव टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम लोग बेसिकली अर्निंग मोटिव से परफॉर्म करते हैं, एंड नॉन इकोनॉमिक जहां पे अर्निंग मोटिव नहीं होता, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होती है. See, I'm teaching you students, so this is economic activity because I'm getting salary here. But if I'm teaching my son at home, that is non-economic activity because that is for my psychological satisfaction only. तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? सिंपल वाला जो एक ऑर्डिनरी टर्म्स में आपकी डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इकोनॉमिक में हम लोग लाइवलीहुड अर्न करते हैं और नॉन इकोनॉमिक जो होती है वो मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है. क्लियर? अब देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उसे रीड करो. Economic activity refers to an activity which is related to utility of scarce resources in such a manner to satisfy maximum wants. तो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम उन टर्म्स को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं जहां पे हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम ह्यूमन वांट्स, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके. तो जितनी ज्यादा वांट्स आप सेटिस्फाई कर पाओगे अपनी स्कैर्स रिसोर्सेज से, उस एक्टिविटी को भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने आपको दो टाइप की डेफिनेशन बताई इकोनॉमिक एक्टिविटी की. एक सिंपल टर्म्स में थी, एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. तो अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आगे चलते हैं. समझ आ गया सबको ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So how many type of economic activities we have? We have 5 kind of economic activities. First is production. Second is consumption. Third is investment. Fourth is exchange. And one more is there, distribution. Clear बच्चों? 5 type की economic activities है which we are going to learn. First is production, consumption, investment, exchange, distribution. First of all, production. You all are familiar with the term production. What do you mean by production? किसी चीज को Yes, प्रोड्यूस करना. production. Sorry? Ma'am, It is the process of converting raw materials into finished goods. Good. और कुछ? Any other definition of production? We can also define, see, production is what? The conversion of raw material into finished goods is called as production. And other definition we have is value additions के कॉन्सेप्ट में. तो मैक्रो के कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशंस करना. तो
तो जब भी हम लोग किसी रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करने का मतलब जैसे देखो हम लोगों के पास अगर हमने बिस्किट बनाना है तो बिस्किट के लिए वी हैव फ्लोर प्लस ऑयल एंड शुगर, ठीक है। मान लो these are the three ingredients, these are the raw material we have using to cook a biscuit, right? In that case यहाँ पे सिर्फ हमने बेकिंग की है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ बिस्किट का। सो यहाँ पे बेकिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया गया, इनको कंबाइन किया गया, मतलब शुगर, ऑयल एंड आवर फ्लावर, इनकी टर्म्स में हमने वैल्यू ऐड की है। वैल्यू कैसे ऐड की है बच्चों? जब आप इसको बेक करते हो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकला विच इज आवर कुकीज बिस्किट। सो इन सब रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की गई है जिसकी वजह से हमें बिस्किट मिला है। तो दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज वैल्यू एडिशन। एक और प्रोसेस है प्रोडक्शन का, ये सिंपल टर्म्स में आप यही कहते हो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। और अभी जब मैक्रो लेवल पे आएंगे तो मैक्रो इट इज वैल्यू एडिशंस टू ऑल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अभी +1 में इसकी डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड वैसे तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स भी है, तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। बट अभी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखना, दोनों की दोनों डेफिनेशंस करेक्ट हैं, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रोडक्शन क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes. Yes, Next ma'am. we have consumption. What do you mean by consumption? So whenever a consumer uses goods and services for direct satisfaction of want, direct या indirect किसी भी टाइप की satisfaction के लिए हम लोग goods को use करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? consumption. Consumption is done by the consumers. So consumers क्या करते हैं? goods and services को use करते हैं, utilize करते हैं for their direct or indirect satisfaction. This process is called as consumption. Clear है consumption का process बच्चों? हम लोग ब्रेड बटर ले रहे हैं, क्लोथ्स ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, आप मेरी सर्विस ले रहे हो टीचर की, हम डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं, हम किसी एडवोकेट की सर्विस ले रहे हैं। These are all consumptions. So whatever goods and services we consumed in an economy for our satisfaction, that is called as consumption. Clear है कि बोर्ड पे डेफिनेशन लिखो बच्चों? प्रोसेस समझ आ गया? मैम वॉइस लैग हो रही है। Again, the process of consuming goods and services for direct satisfaction of wants is called consumption. Ishika, now it is audible. Yes, ma'am. Okay, clear है बच्चों consumption का process now? You can read the definition once. Okay, next we have investment. What do you mean by investment? मैम किसी चीज के ऊपर पैसा लगाना जो इन फ्यूचर हमें कैश से रिलेटेड देगी। अच्छा, ये एकलव्य बोल रहा है। हाँ एकलव्य, एकलव्य तेरा असाइनमेंट नहीं आया, क्या बात? मैम स्कूल का काम था मैम, शाम तक भेज दूंगा। शाम तक नहीं आया ना, फिर देखियो तेरे घर पे आ जाऊंगी असाइनमेंट मैम, आ लेने ना मैं। ओके मैम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। बच्चों इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, दीज आर डन बाय प्रोड्यूसर्स। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई चीज परचेज करता है, लेता है, मतलब परचेज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन,
दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. लेट अस सपोज ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मशीन के साथ. बाय द एंड ऑफ द ईयर ए के पास 5 मशीन्स और हैं. अब टोटल 5 मशीन्स है, तो टोटल कितनी बढ़ी? 4 मशीन्स बढ़ गई. ये 4 मशीन्स जो है क्या है? ए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने 4 मशीन्स और ऐड की. एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. बच्चों जो मशीन्स होती है ना, जितने भी आपका फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आप अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स पढ़ चुके हो, तो जितने भी फिक्स्ड स्टॉक होते हैं, टूल, इक्विपमेंट, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी लिया गया है जो कि हमारी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की आप 2 डेफिनेशन लिख सकते हो. इट रेफर्स टू एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और these are the purchases done by producer for further production on capital goods. दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट्स में. Clear investments? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next we have exchange. What do you mean by exchange? Ma'am, buying and selling of products. Yes, buying and selling of product is termed as exchange. See, exchange is the process of buying and selling of commodities. And this buying and selling is done on monetary basis. जितनी भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो सब मॉनेटरी टर्म्स में होती है. Yes, ma'am. सो एक्सचेंज प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं. प्रोडक्ट प्राइसिंग. Right, बच्चों, this is a point to remember. Exchange is also called as product pricing. Why? Because buying and selling involves monetary transactions. So जहां पे भी monetary transaction है, एक sell कर रहा है और एक buy कर रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? किसी common price पे meet कर रहे हैं. तो ये price जो है, हम लोग इसे क्या बोलेंगे? Product का price. So that's why this term is called as product pricing. Clear है बच्चों term? Exchange जो है उसमें buying and selling होती है commodities की, और वो सब money terms में होती है. Money terms में involvement होने की वजह से इस term को, इस activity को product pricing भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक common price है जहाँ पे एक producer sell करेगा और एक consumer buy करेगा. तो इसलिए उस common price को, इस process को पूरे को हम लोग product pricing बोलते हैं. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो आगे. बच्चों कुछ भी समझ ना आए प्लीज मुझे बता देना. I'll repeat it. Last is distribution. Now, what do you mean by distribution? Anyone knows about distribution? Ma'am, goods and services are distributed among whole economy. हाँ ठीक है. और इसके अलावा और कुछ रिया? चलो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं. देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मैंने तुम्हें एक वर्ड बता रही हूँ, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू 12th क्लास. हम लोग जब एक इनकम की बात करते हैं, कंज्यूमर की इनकम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. इनकम ऑफ वन कंज्यूमर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई.
बट अगर हम पूरी इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी है मान लो, इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उन सबकी इनकम की एग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसकी होती है बच्चों? जब आप लोग इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग इकोनॉमी के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी इनकम का कैलकुलेट है। अनअवेयर डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं बता रही हूँ, सुनो। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी बताया, एक टर्म यूज की है, इनकम ऑफ वन कंज्यूमर। तुम्हें पता है कि अगर सिंगल पर्सन की इनकम होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, अब इन सब की इनकम का एग्रीगेशन निकालोगे तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है? ये नेशनल इनकम हम लोग डिवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। कहां डिवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। These factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. So ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस हर जगह ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते ही होते हैं। अब लैंड को बच्चों क्या मिलता है? रेंट। इन टर्म्स ऑफ इनकम लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। जब आप नेशनल इनकम को इन चार पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक टॉपिक समझ आया सबको? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेशनल इनकम वर्ड आता है। नेशनल इनकम मतलब पूरी इकोनॉमी की इनकम का एग्रीगेशन। अब नेशनल इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। We have 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Land को in terms of income rent पे किया जाता है, लेबर को wages and salaries मिलते हैं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जब नेशनल इनकम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन चार के बीच में, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर प्राइसिंग। Factor pricing. Why it is called as factor pricing? Because in this concept, income is distributed among factors of production. Distribution clear है कि दोबारा रिपीट करूं? बोलो बच्चों। Yes, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो अभी मैंने 5 एक्टिविटीज डिस्कस की हैं, जल्दी से मुझे बता दो ताकि हम फिर आगे करें। तो सबसे पहली थी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। एंड ऑल्सो वी हैव अनदर डेफिनेशन, इट इज वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल। वैसे हम इसको इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वो 12th का टॉपिक है, तो हम बाद में ही करेंगे, फिर ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना, प्रोडक्शन को हम वैल्यू एडिशन प्रोसेस भी बोलते हैं। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए वॉट एवर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। थर्ड वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वी हैव 2 terms, 2 definition. Investment refers to addition to the existing capital stock, and second we have is whenever a producer purchase capital goods for further production, that is also termed as investment. अगर कोई टर्म क्लियर ना हो, कोई एक्टिविटी क्लियर ना हो, मुझे बता देना दोबारा।
Last we have in fourth number we have exchange. Exchange का मतलब क्या होता है? It involves buying and selling of commodities. It is always done on monetary basis. That's why it is called as product pricing. Last we have distribution. Distribution means whenever national income is distributed among factors of production like land, labor, capital, entrepreneur, in terms of rent, wages, salaries, interest and profit, it is called as distribution, and it is also called as factor pricing. सारी terms clear है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. बार बोर्ड दिखाना. बोर्ड दिखाऊं इशिका? Yes, ma'am. Yes अनुराधा, बेटा clear है topic? Yes, ma'am. Okay. अमन एंड अंकित दोनों को क्लियर है? नवनीत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Okay, screen. रोहित स्क्रीन ब्लर आ रही है? Yes, ma'am. सबको ब्लर आ रही है? इशिका स्क्रीन क्लियर है? मैम क्लियर नहीं है पर समझ आ रहा है. फोकस करो और देखना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन को फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, मतलब सब जगह सेम अप्लाई होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. ठीक है, चले आगे अब. Yes, ma'am. Next we have statistics. See बच्चों, statistics was introduced by German scientist named Gottfried Eichenwald in 1749. ये लिख लेना, नोट कर लेना. Statistics was introduced by German scientist Gottfried Eichenwald in 1749. इस पे बेस्ड 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है आपको. And he was also called as father of statistics. This German scientist was also called as father of statistics. Note this information, marked as important from the point of view of MCQ. Done? Have you all noted it? Yes, ma'am. Okay. अब अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ऑर्डिनरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, in ordinary terms, statistic is what? It means data or facts in figures. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी डेटा या फिर फैक्ट जिसे हम लोग फिगर्स में लिख सकते हैं. जैसे हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है. कितना अच्छा है भाई? 10%, 20%, 30%. तो ये कहीं पे भी क्वालिटेटिव टर्म्स को नहीं
स्पेसिफाई करता बल्कि सब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कंसिडर करता है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? एनी डेटा और एनी फैक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। टेक्निकली अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करें, टेक्निकली इट इज डिफाइंड इन टू सेंसेस। हम लोग दो सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव सिंगुलर सेंस। सेकेंड वी हैव प्लूरल सेंस। राइट बच्चों, आपको समटाइम्स क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर टर्म्स, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल टर्म्स। तो अकॉर्डिंगली आपको स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है। और इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन को लिख सकते हो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। अदरवाइज वो मेंशन करके देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में एक्सप्लेन करो। यहां तक क्लियर है बच्चों? फिर हम सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन करते हैं। कोई डाउट? हाँ बोलो अमन। Aman, you were saying something? No, ma'am. Okay. अनव्य डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया था बच्चे? ओके ओके नव्य, चलिए आगे फिर सिंगुलर सेंस करें। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब है यहां पे हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। All the statistical methods can be explained in singular sense. So, what are these methods? Statistics may be defined as first, collection of data. Second, organization of data. Third, presentation. Fourth, analysis. And fifth, we have interpretations. So bachcho, these are the 5 steps in which we can define statistics in singular sense. So statistics in singular sense means all the statistical methods, सारे के सारे statistical methods. Now statistics may be defined as these 5 methods. First is collection of data, second organization of data, third is presentation of data, fourth is analysis of data, and fifth is interpretation of data. तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो ये 5 स्टेप्स में 5 मेथड्स के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब 1 by 1 ये सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। दिस इज द
primary function, primary method of statistics. कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने डाटा को कलेक्ट करना है. जब भी हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं तो ये 2 फॉर्म्स में कलेक्ट किया जा सकता है. स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हम लोग 2 फॉर्म्स में. फर्स्ट बाय इन्वेस्टिगेटर, सेकेंड बाय obtained from published or unpublished source. बच्चों कलेक्शन ऑफ डाटा के ना 2 टर्म्स है. एक है इन्वेस्टिगेटर खुद उसको कलेक्ट करता है, दूसरा वो ऑब्टेन करता है पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से. देखो इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं. रोहित ने अमेरिका के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो रोहित ना अगर बाय इन्वेस्टिगेशन पर्पस पे जाता है, वो इन्वेस्टिगेटर है, वो जाता है पूरे अमेरिका को एक्सप्लोर करता है और इंफॉर्मेशन गैदर करता है. फर्स्ट मेथड ये हो गया कि इन्वेस्टिगेटर इज डूइंग इट हिमसेल्फ, ही इज कलेक्टिंग डाटा हिमसेल्फ. सेकेंड मेथड क्या है कि रोहित क्या, हाँ बोलो. सेकेंड मेथड इज व्हाट, वो क्या करते हैं, हमारे पास नेट है, इंटरनेट के थ्रू या फिर किन्हीं भी बुक्स के अंदर पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से वो अमेरिका की इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है. सो दीज आर द 2 स्टेप्स वेयर वी कैन कलेक्ट द डाटा. क्लियर है? हाउ कैन वी कलेक्ट द डाटा? मैम एक बार फिर से समझा दो. हाँ एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा. मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारी क्लास में रोहित है, रोहित ने अमेरिका के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. रोहित के पास 2 ऑप्शंस हैं. एक तो वो इन्वेस्टिगेटर बनके खुद पूरा अमेरिका एक्सप्लोर करे और इंफॉर्मेशन गैदर कर ले, तो वो क्या हो गया, बाय इन्वेस्टिगेटर मेथड. सेकंड, रोहित के पास क्या ऑप्शन है कि जितने भी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स हैं जहां से उसे अमेरिका की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब इंटरनेट है, कुछ बुक्स है, कुछ मैगजीन्स है, जहां पे न्यूज़पेपर्स हैं, जहां पे अमेरिका की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. तो सेकंड मेथड ये है कि वो वहां से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा. क्लियर है नवनीत? आप ये दोबारा बताओ बेटा. हाँ जी मैम क्लियर है. ओके, कोई और भी बोल रहा था बीच में, बोलो बेटा. मैम वो 2 सेंसेस है ना, सिंगुलर और प्लूरल वाला. हाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. हाँ बोलो बोलो, सिंगुलर मैम सेंस एंड वो प्लूरल सेंस. मैम वो बताना एक बार, बस ऐसे ही बता दो. इशिका उसमें मैंने कुछ नहीं बताया था कि स्टैटिस्टिक्स को हम टेक्निकली 2 टर्म्स में डिफाइन करते हैं, सिंगुलर सेंस में और मैम वॉइस नहीं आ प्लूरल सेंस. प्लूरल सेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे सिंगुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अब वो मेथड्स क्या, वॉइस की प्रॉब्लम सबको आ रही है क्या? यस मैम. अच्छा अमन, आपको आवाज भी नहीं आ रही? नो मैम. अच्छा 2 मिनट रुको जरा, 1 मिनट. देखना बच्चों, नाउ इट इज ऑडिबल. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके
तो मैंने आप लोगों के साथ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे. स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब है all statistical methods, and according to these statistical methods we have 5 steps in statistics. First is collection of data. Collection of data we were discussing. It can be done in two forms. By investigator, we can collect the data by investigator, or it can be obtained from published or unpublished source. So it can be obtained from published or unpublished source. Clear है इशिका? इशिका क्लियर है बच्चे? यस मैम, मतलब हमने अभी सिंगुलर में ही किया ना कलेक्शन ऑफ. हाँ 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 बिल्कुल, सिंगुलर में भी फर्स्ट स्टेप ही किया, अभी प्लूरल पे नहीं आए हम लोग. ओके फाइन. और किसी को डाउट? मैम स्क्रीन शो कर दो. हाँ स्क्रीन शो कर रही हूँ. See it is visible? Yes, ma'am. सेकेंड स्टेप करें बच्चों आप. Second step is organization of data. Now in next step, whatever data we have collected, we have to organize it according to the purpose of inquiry. Organized the collected data according to the purpose of inquiry. जिस भी पर्पस के लिए हमने डाटा को कलेक्ट किया था, अब हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर अपनी इंक्वायरी पर्पस के अकॉर्डिंग. तो इस स्टेप में कुछ नहीं करते, जैसे हमने रॉ फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया हुआ है तो हम ना उसे अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आ रहे हैं कि हमें किस किस स्टेप के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो चाहिए. क्लियर? सेकेंड स्टेप इज क्लियर बच्चों? मैम रिपीट करना. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जितना भी कलेक्टेड डाटा था अब हम उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी हमारा इंक्वायरी का पर्पस था उसके अकॉर्डिंग. जैसे हमने मान लो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी बॉयज के पॉकेट अलाउंसेस के ऊपर. सो बॉयज के पॉकेट अलाउंसेस के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया कि हमने 9th क्लास 10th क्लास +1 +2 8 इन सब स्टैंडर्ड के बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस को क्या किया है, कलेक्ट किया है. अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं कि 8th क्लास के पॉकेट अलाउंसेस जो है लेट अस सपोज 1000 से लेके 2000 के बीच में है, 9th क्लास के 2000 से लेके 3000 के बीच में है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्टेड डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. क्लियर है बच्चे आप? Yes, ma'am. यस मैम. ओके मैं आज जल्दी से सिंगुलर सेंस खत्म करवा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीट द टॉपिक. थर्ड वी हैव इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. Now whatever data we have organized data is now presented according to tables, diagrams and graphs, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो और क्लियर यूज में आ सके. Organized data is presented in tables, diagrams and graphs. सी बच्चों, अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूंगी ना,
राइट? अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, रिटन इंफॉर्मेशन है, तो उसे रीड करना हम लोगों के लिए कई बार इट इज क्वाइट बोरिंग एंड हम लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि इतना पैराग्राफ कौन रीड करेगा. बट अगर वो ही इंफॉर्मेशन मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देती हूँ या फिर मैं किसी डायग्राम के थ्रू आपको शो कर रही हूँ या कोई ग्राफ शो कर रही हूँ, तो ये हमारे लिए और इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड द टर्म्स मोर क्लियरली. होता है ना ऐसा कि हम लोग उसे और अच्छे से समझ पाते हैं. इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस पैराग्राफ वी कैन जस्ट एनालाइज दिस टेबल, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. तुम हमें ग्राफ से देखो, अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ तो इससे पता लग रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्स है तो इट मीन सेल्स टर्नओवर जो है वो रेस कर रहा है. बट अगर मैं एक पैराग्राफ में लिख दूंगी 1999 और 2000 के ईयर में इतनी सेल्स हुई थी, उसके बाद इतनी हुई थी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू यूज दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ. पॉइंट क्लियर है? तो जितना भी ऑर्गेनाइज डाटा होता है उसे हम प्रेजेंट करते हैं टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स में. क्लियर है बच्चों? मैम Yes, ma'am. हाँ रोहित, रिपीट करना है. यस मैम. रोहित, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि सेकंड स्टेप में हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया था. अब जितना भी ऑर्गेनाइज डाटा होता है हम उसको प्रेजेंट करते हैं. रोहित, किस फॉर्म के अंदर? टेबल्स में, डायग्राम्स में, ग्राफ्स में. क्योंकि जब हम टेबल्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे लिए और इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना. क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना इट्स क्वाइट टफ एंड बोरिंग. और अगर आपके पास कोई डायग्राम है, कोई टेबल है, कोई ग्राफ है, तो आप इजीली इंफॉर्मेशन को समझ सकते हो. क्लियर है रोहित? यस मैम. ओके, एनी डाउट टिल हियर? एनीवन? ओके बच्चों, फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द डाटा. सी, जितना भी डेटा हम लोगों ने प्रेजेंट किया होता है अब उसकी हमने एनालाइजेशन करना है. तो एनालाइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग सम मेजर्स. अभी मेजर्स के हम लोगों के पास जितना भी कलेक्टेड डाटा होता है उसे हम एनालाइज करते हैं. एनालाइज कैसे करते हैं बच्चों? मीन, मीडियन, ये स्टैट्स के ना टूल्स हैं. मोड, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दीज ऑल आर द टूल्स जिनकी हेल्प से हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं. मीन आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, एवरेज इंफॉर्मेशन देता है. मीडियन आपको 50% इंफॉर्मेशन देता है और मोड आपको अक्रेंस की इंफॉर्मेशन देता है. तो इसी तरह से जब हम लोग एक एक करके ये सब मेजर्स को डिस्कस करेंगे तो इनके यूसेज क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है वो सब हम लोग स्टडी करेंगे पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो एनालिसिस ऑफ डाटा का मतलब कि जितना भी हमारा प्रेजेंटेड डाटा है उस प्रेजेंटेड डाटा को हम लोग एनालाइज करते हैं इस फॉर्म में कि इसने हमें इंफॉर्मेशन करेक्ट दी है कि नहीं दी है. तो कुछ मेजर्स को यूज किया जाता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि जो प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन है उसकी एनालाइजेशंस क्या है. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. नाउ द लास्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन. हाँ इशिका बोलो. इशिका बोलो बेटा. मैम मैंने कुछ नहीं बोला. अच्छा, कुछ नहीं बोला. आई थॉट यू सेड समथिंग. ओके, लास्ट इज इंटरप्रिटेशंस. बच्चों जहां पे भी इंटरप्रिटेशन वर्ड आता है ना इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, आगे आने वाले टाइम की फ्यूचर पॉलिसीज को फ्रेम करना. तो एनालाइजेशन के बाद जैसे मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस है, ये एवरेजेस जब आपको मिलती हैं उनके बेसिस पे आप कंक्लूजन्स दे रहे हो.
कोई नई पॉलिसीज बना रहे हो, जो भी आपका डेटा कलेक्ट किया गया है. सो ड्रॉइंग कंक्लूजन, दिस इज द लास्ट स्टेप इन statistics in singular sense. This is the last method, statistical method, where we draw all the conclusions by understanding the above information. तो हम लोग फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर पॉलिसीज जो भी बनाते हैं वो इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करती हैं. सो ये 5 स्टेप्स थे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस के. कोई टॉपिक रिपीट करना है तो मुझे बताओ. 5 स्टेप्स दोबारा बोल दो एक बारी. फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन. यहाँ पे हम लोग कलेक्शन करते हैं बाय इन्वेस्टिगेटर या फिर ऑब्टेन करते हैं डाटा फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स से. सेकेंड स्टेप था आपका ऑर्गेनाइजेशन. जितना भी कलेक्टेड डाटा होता है उसे हम सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पर्पस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग, कि किस पर्पस के लिए हमने डाटा को कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. थर्ड स्टेप था आपका प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज डाटा की टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की फॉर्म में, ताकि उसे अंडरस्टैंड करना और इजी हो जाए. देन फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डाटा. एनालिसिस का मतलब कि जितना भी आपका प्रेजेंटेड डाटा है, अब हम कुछ मेजर्स को, कुछ टूल्स को अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स को, जो कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है. जैसे हम लोग मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको हम लोग इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे फर्दर 1 by 1 चैप्टर में. एंड देन लास्ट वी हैव इंटरप्रिटेशंस. इंटरप्रिटेशंस को ऑलवेज मतलब होता है कि अब आप कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हो कि इस मेजर को यूज करके हमें मेन बेनिफिट्स हुए हैं और कि हम लोग लॉस में हैं या सिचुएशंस फ्यूचर में कैसी हो सकती हैं. तो वो फ्यूचर प्लानिंग, फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड फ्यूचर प्लानिंग, इट इज डन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. सिंगुलर सेंस क्लियर? मैम एक बार बोर्ड शो कर दो. बोर्ड देख लो इशिका, ये लो, दिख रहा है? यस. क्लियर है बच्चों सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपका इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस रह गए हैं, इंपॉर्टेंस रह गई हैं, फीचर्स, सॉरी फीचर्स, फंक्शंस नहीं है हमारे कोर्स में, फीचर्स हैं, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस है, और स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है. जो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है वो ही फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर मैं आपका ओवर करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है बेटा? अब जिन जिन का जो डाउट था मैं वो ले रही हूँ. अनुराधा, टॉपिक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. कोई डाउट है बच्चे? अभी तक आपने पहले भी चैप्टर किया हुआ है ये? Yes, ma'am. समझ आ गया सारे. ओके बच्चे. खुशी, खुशी क्लियर है टॉपिक? खुशी, आर यू इन द क्लास? Yes, ma'am. खुशी क्लियर है बेटा टॉपिक? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ओके. बाकी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, आप लोग प्लीज एक बार ही दोबारा चेक कर लेना. अलेप, हो जाएगा टॉपिक? यस मैम. मैम एक डाउट है मेरे को माइक्रो में से, लेकिन वो बोलो. मैम जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो चैप्टर है हाँ उसमें एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन टॉपिक दिया हुआ है. बिल्कुल शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन हमारे कोर्स में नहीं है. यस मैम. तो मैम उसमें जो फिक्स्ड फैक्टर है वो सिर्फ कैपिटल बताया हुआ है, कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? बच्चे फिक्स फैक्टर कैपिटल नहीं होता. फिक्स फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जो कि चेंज नहीं होगा. तो जितनी भी आपकी मैम वो अज्यूम करते हैं ना कैपिटल को एज ए फिक्स्ड फैक्टर्स. हाँ, फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं ना, मेरी बात सुनो ले. फिक्स फैक्टर क्या होता है? जैसे मान ले मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक रूम रेंट पे लिया हुआ है. अब जो रूम का रेंट है ना बेटा, चाहे मेरे पास एक भी स्टूडेंट ना आए और चाहे मेरे पास 100 स्टूडेंट आ रहा है,
अगर 10,000 रुपया रेंट है रूम का, तो 10,000 तो मुझे पे करना ही पड़ेगा ना। वो क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। रूम क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया यहाँ पे। और उस फिक्स फैक्टर की फिक्स कॉस्ट है वो रेंट है। अब जैसे अब तुम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हो, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो कॉस्ट का आएगा, तो उसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चाहे 0 हो आपका यूनिट, चाहे 1 हो, चाहे 100 तक जाए, चाहे इन्फिनाइट हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, वो कांस्टेंट रहेगी। 0 पे भी 10,000 रेंट पे करना पड़ेगा और 100 स्टूडेंट्स पे भी 10,000 रेंट पे करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है मैम, समझ गया। और बोल। मैम बस यही था, और तो कुछ चल और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? कल है टेस्ट? नहीं। यस। कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे? एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, और मीन मीडियन मोड और मीन मीडियन मोड के फॉर्मूला आते तेरे को अच्छे से? यस मैम, एक बार रिवाइज करने हैं रात को बैठ के। अच्छा, सीरीज कितनी होती है ले? वही तो कह रहा हूँ, अभी रिवाइज करूंगा ना। नहीं, पहले सीरीज तो बता दे। अगर मीन मीडियन मोड हो गया, सीरीज तो आनी चाहिए। कितने टाइप की सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। अगर तेरे को डिस्क्रीट सीरीज की डेफिनेशन, ओपन एंड सीरीज भी होती है। हाँ, ओपन एंड सीरीज तो वो सम स्पेसिफिकेशंस है ना सीरीज की। ऐसे तो फिर क्यूमुलेटिव आपकी सीरीज। आवाज नहीं आ रही। बेटा तूने जो अभी तक किया हुआ है ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और अब जब मैं करवाऊंगी तो अपना टॉपिक का डिफरेंस देखियो कितना होगा। ओके मैम। हाँ, अभी बस स्कूल मैं में तो कराते ही नहीं है कुछ। तभी तो कह रही हूँ ना, अब जब मैं कराऊंगी, और मेरी बात ध्यान से सुन लो एवरीवन, जितनी तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स है वो तुम्हारी सारी स्टैटिस्टिक्स तुम्हें ग्रेजुएशन लेवल में आएगी। क्योंकि मैं अभी ही अपने कुछ पुराने बच्चों का बैच है जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, और वो बीकॉम के 3rd सेमेस्टर में है, तो वो सारी स्टैटिस्टिक्स मुझे उन्हें दोबारा करवानी है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। बट दीज आर द बेस। जो +1 में करोगे वो बेस है तुम्हारा। जिसका बेस क्लियर होगा वो तभी हाई लेवल तक रीच कर पाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैंने करवानी है, लेकिन काम तुमने करना है। कोई बात नहीं, तो अपना टेस्ट निकाल ले जैसे तैसे करके, उसके बाद सारे चैप्टर्स पे अच्छा होल्ड रहेगा अगर काम करता रहेगा तो। चलो ठीक है बच्चों, और डाउट बोलो। हाँ अनव्य, अनव्य मुझे क्वेश्चन नंबर बता दे, कौन सा एक्सप्लेन करूं? मे बी 7th 8th 9th ही है ये डिमांड वाले, स्लोप वाले क्वेश्चंस। मैं सिर्फ अनुराधा, खुशी, अमन, मैंने एक्चुअली थ्योरी ऑफ डिमांड का बच्चों असाइनमेंट दिया हुआ था। जिसको डाउट है थ्योरी ऑफ असाइनमेंट डिमांड के असाइनमेंट में, वो रहे क्लास में, बाकी कैन लीव। नवनीत, आपने 7 8 9 क्वेश्चन डिस्कस करना है ना मेरे साथ? Yes, ma'am. ओके, मैं अभी करवा रही हूँ। जिनको डाउट नहीं है, अंकित आपको कोई डाउट नहीं है? अंकित 7th क्वेश्चन 7 8 9 तो मैं डिस्कस कर ही रही हूँ बेटा। एक मिनट में पीडीएफ चेक करो। 7th क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? स्लोप से रिलेटेड था ना? यदि स्लोप निकालनी है, प्राइस और क्वांटिटी का डिफरेंस दिया हुआ है। Okay, find out the slope of DD from the following data. P is 40, P1 is 80, Q is 40 and Q1 is 20. Now we need to find the slope. Okay. हाँ बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, तुम्हें बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ DD कर्व। क्वांटिटी गिवन है
एंड प्राइस। तो सबसे पहले देखो ये ओल्ड है, ये न्यू है। सबसे पहले चेंज निकालोगे, डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड, जिन लोगों ने इलास्टिसिटीज के न्यूमेरिकल किए हुए हैं। तो 80 में से 40 माइनस किया, न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 40। प्राइस कितना आ गया? 40। चेंज कितने का आ गया? 40 का। इसी तरह से सेम डेल्टा क्यू भी निकालेंगे। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू है 20 एंड ओल्ड है 40, सो हियर इट इज माइनस 20। अब स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। So delta P is 40 minus 20. You will get minus 2 as answer. तो slope negative sign का मतलब है there is negative relationship between price and quantity demanded. So slope of DD curve is 2. देखो question clear है सबको? Yes, ma'am. Anavya, see. ठीक है, समझ आ गया सबको क्वेश्चन? अनव्य देखो क्लियर है? अंकित यस मैम। क्लियर है बच्चे क्वेश्चन ना? ओके, नेक्स्ट कौन सा आपके पास? 8th क्वेश्चन। डिमांड फंक्शन इज गिवन, QD is equal to 100 minus 10P. Derive the demand schedule. Prices is given, and you can also find slope. So here demand function QD is what? 100 minus 4P, और prices हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10। हम लोग क्या करते हैं इस केस के अंदर? एक स्केड्यूल बनाते हैं जिससे हम लोग डिमांड को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। 2, 4, 6, 8, 10। तो आपका QD मींस डिमांड कितनी है? 100 माइनस 4P। तो पहले P के प्लेस पे 2 डालोगे, 100 माइनस 4P, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया? 92। समझ आया कैसे किया है? ये देखो 100 माइनस 4, प्राइस कितना है? 2, तो 4 2 8, 100 में से 8 गए 92 यूनिट्स आ गया। उसके बाद 4 डालोगे यहाँ पे, 4 4 16। इसी तरह से सारे यूनिट्स को डाल लोगे, 84, देन 24, 100 में से 24 माइनस किए 76। समझ आ रहा है बच्चों कैसे माइनस किया? ये हर प्लेस पे वैल्यू डालनी है। 100 माइनस 4 इंटू 4, देन 100 माइनस 4 इंटू 6, 6 4 24, ये 76 आ गया। उसके बाद दोबारा आपने 100 माइनस 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 5 सॉरी 6, 68। उसके बाद 100 माइनस 4 इंटू 10, 40, दैट इज 60। टेबल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला स्लोप को फाइंड करना है आपने। स्लोप को फाइंड करने के लिए देखो प्राइस पे हर बारी कितने लेवल का गैप आ रहा है? 2 2 का गैप आ रहा है ना, यानी चेंज ऑफ प्राइस कितना हो गया? 2। और यहाँ पे देखो कितने कितने का गैप आ रहा है? डिमांड में कितने कितने का गैप आ रहा है? 8 8 का। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ रहा है बच्चों? तो क्वांटिटी डिमांडेड का गैप देखो कितने कितने का आ रहा है?
सॉरी यहाँ पे ना आपका मैम 10 पी है, पी ये 10 है बच्चों, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था। सो दिस इज 20, 100 माइनस 20 इज 80, ये सारे चेंज हो जाएंगे आपके। सिक्सटी, 40, 20 एंड 0। अब क्वांटिटी में चेंज कितने कितने का आ रहा है? 20 का, तो क्वांटिटी का चेंज कितना हो गया? 20। अब स्लोप का क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने अभी आपको? स्लोप इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, सो 2 ओवर 20। ये माइनस में -1/10। सी ये डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा था प्राइस और क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे यहाँ से -20, -20, -20, -20 का गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे -20 ली है। ये दिख नहीं रहा, क्लियर है क्वेश्चन? yes ma'am. नेक्स्ट कौन सा है? ओ सॉरी, और बोलो कौन सा क्वेश्चन है? Ma'am, 9th. 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है बेटा? नाइन्थ तो इजी है नवनीत, 9th में तो कुछ नहीं है। मैम एक्चुअली पिक क्लियर नहीं थी। पिक क्लियर नहीं थी तो पिक मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ। ओके मैम। 9th में तो आपने कुछ नहीं करना, मार्केट डिमांड दी हुई है, जैसे A प्लस B इज इक्वल टू मार्केट डिमांड है। अगर आपको ये 100 दिया हुआ है और B की वैल्यू 40 दी हुई है, A की फाइंड आउट करनी है, तो मार्केट डिमांड में से B की वैल्यू माइनस कर दो, यू विल गेट A इज डिमांड। क्लियर है नवनीत? यस मैम। मैं क्वेश्चन रीसेंड कर दूंगी। ओके मैम। अच्छा 7th 8th 9th हो गया, और बोलो बच्चों। मुझे अनव्या ने 4th क्वेश्चन भी बोला था, आई थिंक इसी का 4th है ना अनव्या? अनव्या स्केड्यूल्स वाला क्वेश्चन जिसमें स्केड्यूल्स ड्रॉ करने थे। अच्छा ठीक है, अनव्या देख बेटा, फोर सिक्स एट क्वांटिटी दी हुई है। अनव्या इसके स्केड्यूल्स ड्रॉ करने हैं। y एक्सिस पे विल टेक प्राइजेस और x एक्सिस विल टेक क्वांटिटी डिमांडेड। सो हियर इट इज 0, 10 और ये आपका हो गया 2 4 6 8। 10 पे इट इज 4, तो 10 पे 4 तक चले गए, देन इट इज 6, देन अगेन इट इज 8, तो ये डी हो गया। फिर ये शिफ्ट किया इस पॉइंट पे, D1 इंक्रीज इन डिमांड का केस है, फिर एक और डी बनाया, डी कर्व D2 ये फिर से शिफ्ट कर गया। सो दिस इज केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट। देखो क्लियर है? सेकंड केस तुम अपने आप बनाओगे नव्या।
क्लियर बच्चे? खुशी समझ नहीं आया? खुशी बेटा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने डिमांड चैप्टर पूरा नहीं किया होगा ना। चैप्टर है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एनी अदर डाउट? Yes, Navneet, any other doubt? Anavya, any other doubt? No, ma'am. Anavya, Ankit? नो मैम। ओके फिर अब क्लास ओवर करते हैं। ठीक है नव्या, और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर देना। ओके देन बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. बाय बच्चों। Bye, ma'am.